नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक सामाजिक कहानी। उनके जाने के बाद। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सुनते हैं कहानी। उनके जाने के बाद। सावित्री जी कमरे में बैठकर खाना खा रही थी और उनकी बहू सोफे पर बैठकर फोन पर सोशल मीडिया पर व्यस्त थी। सावित्री जी ने बहू से कहा, बेटी, ये चने की सब्जी मैं नहीं खा सकती। तुम्हें तो पता है ना, डॉक्टर ने मुझे चने खाने से मना किया है क्योंकि चने बहुत भारी होते हैं और मुझसे हजम नहीं होते। इनसे मुझे गैस बनती है। मेरे लिए तो लौकी या तोरई बना दिया करो। सावित्री जी का इतना कहना था कि बहू गुस्से से चीख उठी और सावित्री जी के आगे से खाने की थाली उठाकर सिंक में पटक आई और बोली, मैं यहाँ किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ जो किस्म किस्म की सब्जियां बनाती रहूं। सावित्री जी बोली, बहू इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस यही कह रही थी कि चने की सब्जी मुझसे नहीं खाई जाती। अभी तुम मेरी बात को समझती नहीं हो बेटी। सावित्री जी का इतना कहना था कि उनकी बहू अमिता गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने सामने पड़ी चप्पल सावित्री जी की तरफ फेंक दी। सावित्री जी अपना सर झुका लेती है। चप्पल पीछे दीवार से जा टकराती है और वह बाल बाल बच जाती है। लेकिन यह हृदय विदारक घटना उनको अंदर तक हिलाकर रख देती है। सावित्री जी वहीं दीवार के सहारे बैठी रह जाती हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। बहू की इस हरकत की वजह से वह बहुत सहम गई थी। उस दिन वह पूरे दिन कमरे से भी बाहर नहीं निकली और शाम को अपने बिस्तर पर जाकर बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। उनकी आंखों से बार बार आंसू आ रहे थे, यही सोच सोच कर कि उनकी बहू ने उनके साथ आखिर ऐसा क्यों किया जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अभी तो पति को गुजरे 5 महीने भी नहीं हुए हैं। मैं तो अपने पति के जाने के दुख से उबर भी नहीं पाई हूँ और आज ही मेरी बहू ने मेरा इतना घोर अपमान कर दिया। चप्पल उठाकर दे मारी मुझे। और वह यह बात सोचकर बार बार रोए जा रही थी। उनके मन में तूफानों की आंधी चल रही थी। ऐसा लग रहा था उन्हें मानो अभी धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। इतनी उनको ज्यादा पीड़ा हो रही थी। इतना बड़ा दुख अगर किसी पहाड़ को भी हो जाता तो वह भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी अपनी पत्नी के कहने पर चलता था। उसे जब इस हरकत के बारे में पता चला तो उसने भी अपनी पत्नी की इस हरकत पर कुछ नहीं कहा, उल्टा माँ को ही सुना दिया कि आपने कुछ कहा होगा। सावित्री जी अपने पति को याद करके रोए जा रही थी और मन ही मन कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, अपने साथ मुझे भी क्यों नहीं लेकर गए, या फिर तुम्हारे बदले मैं ही चली जाती, कम से कम यह दिन तो न देखना पड़ता। सावित्री जी पुराने दिनों को याद करने लगी जब वह इस घर में शादी करके आई थी। तब क्या था इस घर में? बस एक छोटा सा मकान था, वह भी एक कमरे वाला। बाकी सब जगह खाली पड़ी हुई थी, कच्चे आंगन की, और उसमें गाय भैंसे बंधी रहती थी। मेरे परिवार में 4 नंदे और सास ससुर भी थे। मेरा एक संयुक्त परिवार था। मेरी सास तो बहुत तेज तर्रार थी। एक पैर पर पूरा दिन मुझे खड़ा रखती थी। यह काम कर दे, वह काम कर दे, पूरा दिन काम करवाती रहती थी। एक काम खत्म करो तो दूसरा बता देती थी। माँ जी के सामने तो कभी मेरी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे अपनी सासू माँ से बहुत डर लगता था। अगर कोई काम बिगड़ जाता था तो ऐसा लगता था कि अब क्या होगा, बड़ी घबराहट होने लगती थी। पूरे घर का काम अंदर से लेकर बाहर तक मैं ही करती थी। गाय भैंसों को चारा डालना, पानी डालना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, इतने सारे लोगों का खाना बनाना और बच्चों का पालन पोषण, सब कुछ अकेले ही करती थी। मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। इन सब की परवरिश मैंने बहुत अच्छे से की थी। सारा दिन काम करती थी, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। मेरे पति नारायण सिंह भी गांव में दूध की डेयरी का काम देखते थे। धीरे धीरे उनका काम अच्छे से चलने लगा और थोड़े बहुत पैसे भी बचने लगे। घर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा सावित्री जी गाय भैंस का दूध बेचकर निकाल लेती थी और नारायण सिंह की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक हो गई थी।
गांव में उनका अच्छा रुतबा भी हो चला था। सभी उनकी इज्जत करने लगे थे। धीरे धीरे नारायण सिंह की जब आर्थिक स्थिति सही हुई तो उन्होंने गांव में 2 मकान और खरीद लिए, क्योंकि उनके 2 बेटे थे। उन्होंने अपने घर भी बड़े बनवा लिए थे। नारायण सिंह ने बहुत मेहनत की और एक एक पैसा बचा करके 20 बीघा जमीन और एक अमरूद का बागान खरीद लिया था। घर में भी उनका बहुत रोब था और गांव में भी उनकी बहुत चलती थी। कोई उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता था। जो नारायण सिंह जी ने कह दिया बस वही सही। ऊपर से सख्त स्वभाव के थे, लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने दोनों बेटों और बेटी की भी शादी कर दी। बेटी अपने ससुराल में बड़ी खुश थी। उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी और शादी के बाद दोनों बेटे बहू भी उनका खूब कहा मानते थे और सावित्री जी की अच्छे से देखभाल भी कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से अमरूद के बागान में टहलते समय पति को दिल का दौरा पड़ा तो उनकी मृत्यु हो गई और उनके जाते ही घर की सारी रौनक ही चली गई। नारायण सिंह के जाते ही बच्चे भी मनमानी करने लगे। बहुएं घर में अपनी मर्जी चलाने लगी। अब वह सावित्री जी का कहना नहीं मानती थी और आज तो हद हो गई थी। आज जरा सब्जी के बारे में क्या बोल दिया कि बहू ने चप्पल उठाकर दे मारी। मैंने क्या नहीं किया इस घर को सजाने संवारने के लिए, और आज मेरे ही घर में मेरा इतना बड़ा अपमान हो रहा है। यह दर्द और तकलीफ अब मुझसे और नहीं सहन हो रही है। पूरी रात सावित्री जी अपने आप से बातें करती हुई, पुरानी बातों को याद करती हुई रोती रही। रोते रोते उनकी आंखें सूज गई। रात से सुबह और सुबह से शाम हो गई, पर एक भी बेटा बहू उनसे मिलने नहीं आया। न ही उनसे कुछ पूछा कि माँ आप कमरे से क्यों नहीं निकली, आपको कुछ तकलीफ है क्या। फिर वही थोड़ी देर में उठी, अपने आंसू साफ किए और अलमारी में से एक बैग निकाला। उस बैग में उन्होंने अपनी 2-3 साड़ियाँ, अपनी जमीन, घर और बागान के कागजात रख लिए। घर में जो उनके पास रुपया पैसा और जेवर था वह भी रख लिया और अपने बैग को लेकर घर से निकल पड़े। जब वह अपने बैग को लेकर जा रही थी तो किसी ने भी उनसे यह पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कि माँ आप कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, आपने खाना नहीं खाया है। सावित्री जी घर से सामान लेकर निकल तो चुकी थी, परंतु उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि इस तरह से जेवर, रुपए पैसे और जायदाद के कागज लेकर कभी इस तरह वे घर से बाहर नहीं गई है। कभी मायके भी इस तरह से नहीं गई है। 1 या 2 दिन के लिए मायके जाती थी और लौट आती थी, इसलिए वह आज असमंजस में थी। किंतु जाना तो था ही। बहुत हिम्मत करके उन्होंने मायके में कदम रखा और सामने बरामदे में ही कुर्सी पर उनके बड़े भाई को बैठे देखा, जो चाय पी रहे थे। भैया ने सावित्री को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, अरे सावित्री, तुम इधर कैसे। सावित्री जी भी मन में सोच रही थी कि जब मायके जाऊंगी तो यह प्रश्न मुझसे जरूर पूछा जाएगा कि ऐसे अचानक कैसे आ गई बिना बताए। अरे सावित्री, कहो तुम कैसे इधर अचानक कैसे आ गई, सब ठीक ठाक तो है, कोई समस्या तो नहीं है, घर पर बेटे बहू सब ठीक है। तभी उनकी भाभी भी अंदर से आई और सावित्री को देखकर बड़ी खुश हो गई। अरे दीदी, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। और भाभी अपनी बहू से कहती है, जाओ बेटी, बुआ के लिए चाय बना कर लाओ। आप अंदर आओ ना दीदी, बाहर ही क्यों खड़ी हो। सावित्री जी ने अपना सामान एक तरफ रख दिया और उधर ही दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। सावित्री जी को भाई की बहू ने चाय बनाकर पिलाई, फिर रात में खाना बनाया। मायके आने के बाद भी सावित्री जी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। सावित्री जी के भाई ने फिर पूछा, क्या बात है सावित्री, कोई बात है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। मैंने तुम्हें कभी इस तरह से आते नहीं देखा है। तुम बिना बताए अचानक से आ जाओ, और वह भी इतना बड़ा बैग लेकर। सब ठीक तो है ना, कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि नारायण जी के जाने के बाद मैंने अपने आप को किस तरह से संभाला है। उनके रहते घर में रौनक थी, पर अब वह चले गए हैं तो घर में उदासी छाई रहती है। इसलिए सोचा कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊं। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ। थोड़ा मन बहलाव भी हो जाएगा
और मन हल्का भी हो जाएगा। दुखी मन से उन्होंने कहा, हाँ सावित्री, ये तूने बहुत अच्छा किया। यह तो तेरा ही घर है, तेरा मायका है, तू जब तक चाहे यहाँ रहना। तभी उनकी भाभी ने आकर कहा, दीदी चलो, खाना तैयार है। सारा खाना सावित्री के पसंद का बनाया गया था। सभी ने भोजन किया बड़ी शांति के साथ। फिर सावित्री अपना सामान लेकर कमरे में चली गई। सामान को उसने अलमारी में संभाल कर रख दिया और पलंग पर बैठ गई। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी, फिर भी वो लेट कर गहरी सोच में डूब गई और बार बार अपनी बहू की वही बात को याद करने लगी। उस दृश्य को याद करते ही वह सिहर जाती। भूल कर भी उसको वह बात भूल नहीं पा रही थी, लेकिन किसी से उस बात को वह कह भी नहीं पा रही थी। इसी बात को लेकर सावित्री अंदर ही अंदर घुटी जा रही थी। उनकी आंखों से बराबर आंसू बहे जा रहे थे। दूसरे दिन सुबह सुबह सावित्री जी के जागने से पहले ही भाभी की बहू ने नाश्ता बनाकर रख लिया था। सबने नाश्ता किया, लेकिन सावित्री का मन कहाँ लगने वाला था। उनकी आंखें टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देख रही थी कि उनके दोनों बेटे या बहू में से कोई उनको लेने आएगा। लेकिन सुबह से शाम भी हो गई, किसी बेटे बहू ने उनकी खबर तक नहीं ली। रात में यही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह जाकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मिलने आई थी अपने बच्चों के साथ। सावित्री जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चे उनके गले लगे। बेटी के दोनों ही बच्चे अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे और सावित्री जी के आगे पीछे घूमते रहते थे, उनकी हर बात सुनते थे। बच्चों के साथ मिल करके सावित्री जी अपना सारा दुख दर्द भूल गई। उनकी बेटी भी अपनी माँ पर जान छिड़कती थी, बहुत प्यार करती थी अपने माँ से। और जब उसे पता लगा कि उसकी माँ मामा के घर गई है, तो वह भी अपने बच्चों को लेकर माँ से मिलने आ गई। 3 दिन बेटी और बच्चे रुके। सावित्री को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उनके जाते ही उनके चेहरे पर फिर से मायूसी छा गई। फिर से सोचने लगी कि मेरी बेटे और बहू में से कोई मुझे अब तक क्यों लेने नहीं आया। क्या किसी को मेरी याद नहीं आई? कि क्या किसी को ये समझ में नहीं आया कि मैं घर पर हूँ या नहीं? क्या किसी को मेरी जरूरत नहीं है? यह सब प्रश्न उनके मन में बराबर चलते जा रहे थे। इंतजार करते करते मायके में 10 दिन बीत गए, पर उन्हें लेने कोई नहीं आया। दूसरी तरफ सावित्री के घर में तो यह हाल था कि सब सोचने लगे, वाह ये तो बड़ा अच्छा हुआ, बुढ़िया गई बड़ा टली, कुछ न कुछ काम बताती रहती थी। अच्छा है अपने मायके चली गई होगी। और रही बात जमीन जायदाद की, तो बुढ़िया लेकर जाएगी कहाँ? देगी तो अपने ही बच्चों को। सावित्री जी को अपने भाई के घर रहते हुए 15-20 दिन भी बीत चुके। उनके भाई साहब को भी अब चिंता होने लगी। सावित्री के भाई बहुत ही समझदार थे, दयालु, और उनकी समाज में अच्छी पूछ परख थी। और उनकी पत्नी भी बहुत संस्कारी थी। दोनों को यह चिंता खाने लगी कि दीदी इस तरह कैसे आई और अब तक उनको कोई लेने क्यों नहीं आया। उनके घर में सब ठीक ठाक तो है। भाई ने सावित्री के घर पर फोन किया। उधर से उनकी बहू ने फोन उठाया तो बोली कि बुढ़िया खुद ही घर छोड़कर गई है, उसको किसी ने नहीं कहा था, तो जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाए, हम तो उसको लेने नहीं आएंगे। हमने नहीं कहा था उसको घर से जाने के लिए। अब इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहे। हम जिस तरह से खाना पीना देते हैं उसे उस तरह का ही खाना खाना होगा। बहू की इस तरह की बातें सुनकर भाई साहब सन्न रह गए। उन्होंने सावित्री जी को समझाया कि अगर घर से कोई लेने नहीं आया तो कोई बात नहीं, वह घर तो तुम्हारा है, तुम खुद ही चले जाओ। वह सब तुम्हारे ही तो बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी औलाद है, तुम जाओ अपना घर संभालो। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, भाई साहब मैंने आपको अपनी सारी बात नहीं बताई, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता है। अब मैं अपना दुख आपके सामने रखे देती हूँ। सावित्री जी ने उस दिन के बहू के सारे दुर्व्यवहार के बारे में बताया, तो भाई भी उनकी बात सुनकर के हक्के बक्के रह गए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बहन को सांत्वना दी, चुप कराया। सावित्री जी कहने लगी, मैंने तो सोचा था कि मेरे बहू बेटों में से कोई तो मुझे लेने आ ही जाएगा। बहू तो बहू, मेरे बेटे भी मुझे लेने नहीं आए। यह नहीं सोचा था कि वह लोग इतनी जल्दी मुझे भूल भी जाएंगे। किसी ने आकर मेरी सुध नहीं ली भैया, किसी को वहां मेरी जरूरत नहीं है। और यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
सावित्री जी कहने लगी, जो पीड़ा मैंने अपने बच्चों के जन्म के समय भी नहीं सही, आज वही पीड़ा मुझे अपने बच्चों के व्यवहार से हो रही है भैया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तुम ही बताओ, तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ। सुबह उठ करके सावित्री ने एक निर्णय ले लिया। वकील को फोन करके बुलाया और एक वसीयत तैयार करवाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने घर वापस लौट गई। जैसे ही घर पहुंची तो उनके बहू और बेटे देखकर भी कुछ नहीं कहते, लेकिन उसने आवाज देकर सबको अपने पास बुलाया और कहा, देखो, मुझे तुम सबको एक बात बताना है। अब तुम लोग ऐसा करो, मेरे इस घर को महीने भर में खाली कर दो, क्योंकि मैं इस घर को बेच रही हूँ। इसके पैसों से मैं शहर में एक छोटा सा मकान खरीद लूंगी और उधर काम वाली रखूंगी, उसी से ही अपना काम करवा लूंगी। अब मुझे बहुओं की सेवा की जरूरत नहीं है। और रही बात जमीन की और अमरूद के बागान की, तो वह मेरे हैं और जब तक मैं जिंदा हूँ उसकी एक फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। तुम लोगों को जो करना है करो, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, करो, अपना पैसा खुद कमाओ और खुद खर्च करो। और मेरी जो प्रॉपर्टी है ना, मेरे पति की है। जो जमीन जायदाद है वह मेरे मरने के बाद ही तुम्हें मिलेगी, उससे पहले तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं दूंगी। उनकी बात सुनकर के दोनों बेटे बहू हक्के बक्के रह गए। उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही सरक गई। वो सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहे और फिर माँ को मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सावित्री जी कठोर निर्णय ले चुकी थी कि अब वह बहू बेटे के साथ नहीं रहेगी। उन्हें बहू के हाथ का खाना नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा है कि वे अपने हाथ से बना ले या अपने लिए एक नौकरानी रख ले, काम करने वाली रख ले। वो उनकी मदद तो करेगी और साथ ही नौकर होने की वजह से उनसे अच्छी तरह से व्यवहार भी करेगी। अब इस अपमान को और नहीं सहना। सावित्री जी ने अपने बेटी के शहर में एक छोटा सा घर ले लिया और अपने बेटे बहू से कहती है कि मेरे घर में मेरे नाती पोतों का आने का पूरा हक है, पर मेरे घर में बेटे और बहू ना आए। तो दोस्तों, कभी कभी बुजुर्गों को जिंदगी में कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं। बुजुर्गों से यही निवेदन है कि भावनाओं में बहकर कभी इतना बड़ा कदम न उठाए। अपने लिए, अपने जिंदा रहने तक के लिए हमेशा कुछ न कुछ बचा कर ही रखे। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ फिर बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।